नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बड़ा मुद्दा होता है। धान से किसान जुड़ा है, धान से सरकार जुड़ी है, क्योंकि धान के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सरकारें बनती और बिगड़ जाती हैं। और धान का मुद्दा ऐसा है जो आम लोगों से सीधे जुड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार बहुत होती है और धान से संबंधित जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत बड़ी है। इसलिए धान को लेकर जब भी कोई खबर आती है तो सियासतदान, अधिकारियों के साथ साथ आम लोग और मीडिया सबकी नजरें उस पर जाती हैं। अब जो खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से धान की नीलामी को लेकर या धान खरीदी को लेकर, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ के लोग जरा परेशान हैं, पसुपेश में हैं। दरअसल मामला यह है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को या किसी भी राज्य को एक निश्चित अमाउंट या निश्चित क्वांटिटी में धान खरीदने का वादा करती है कि हम आपसे इतना धान खरीद लेंगे, जिसे कहा जाता है कि सेंट्रल पूल में केंद्र सरकार किसी भी राज्य से इतना धान ले लेगी। लेकिन राज्य सरकार की कोशिश होती है, क्योंकि धान की खरीदी का वादा और अच्छे रेट देने का वादा करके वो सत्ता में आई है, कि हम ज्यादा से ज्यादा धान खरीद लें, एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा। ये जुबानी वादे किए जाते हैं और सरकार कोशिश करती है कि खरीद भी ले। अब धान की पैदावार हो गई ज्यादा, केंद्र ने कहा था कि हम इतना धान खरीदेंगे, जो डिफरेंस बच जाता है वो सिरदर्द बन जाता है राज्य सरकारों के लिए। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, वादा कुछ किया था, राज्य सरकार ने ज्यादा खरीद लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, वादा किया था कुछ मीट्रिक टन का, ज्यादा खरीद लिया राज्य सरकार ने। अब जो बच गया धान है वो पंजाब सरकार के पास भी है, वो छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार है, तो केंद्र से मांग की जाती है कि आप और धान ले लीजिए, क्योंकि हमारे किसानों ने बहुत मेहनत करके ज्यादा धान पैदा कर लिया है। पर पता यह चलता है कि केंद्र उस मांग को अस्वीकार कर देता है या उस मांग पर बात नहीं बनती। और अब करीब 37 से 40 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़, वो नीलाम करेगी। व्यापारियों के लिए खुले में आकर बोली लगाएगी कि भाई ये खरीद लो। तो जो रेट केंद्र सरकार लेती है वो रेट पर तो नीलाम होगा नहीं, उससे कम में होगा। तो 10,000 करोड़ का घाटा राज्य सरकार को इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जितना धान राज्य सरकार ने किसानों से खरीदा है उतने का उठाव केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में हो गया, ये बात कही जा रही है। पंजाब में क्या हुआ कि जितना खरीदा था उतना पूरा कहा कि एक्स्ट्रा बच गया है केंद्र सरकार से, आप खरीद लेंगे क्या? केंद्र ने कहा ठीक है हम उठा लेंगे, हम खरीद लेंगे, इसका पेमेंट भी कर देंगे। अब लोग कह रहे हैं भाई ये बताओ कि बीजेपी और केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी छत्तीसगढ़ की है, अगर केंद्र को दरिया दिली दिखानी तो हम पर दिखा लेते। पर आप पंजाब का धान खरीद रहे हैं, पंजाब को हां, छत्तीसगढ़ को ना। किस बात की मिल रही है सजा? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने क्या कहा है धान की नीलामी को लेकर, जो अब खुले में व्यापारियों को की जाएगी, जिससे राज्य सरकार को घाटा होगा क्योंकि केंद्र अच्छे रेट पर उन्हें नहीं खरीद रहा है। उनका क्या बयान है, सुनिए। अब नीलामी तो करनी पड़ेगी ना। अब एफसीआई और नॉन में जो चावल का खपत है, उसके बाद जो धान बचेगा उसको कहीं ना कहीं तो उसको खपत करना ही पड़ेगा। और आज धान का कटोरा है, सभी किसानों का धान खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे आरोप लगा रही है। धनेंद्र साहू जो पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई पंजाब का धान खरीद सकती है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनाई है, वहां के किसानों के साथ क्या दिक्कत है, हमारा क्यों नहीं खरीद रहे? और अब केंद्र सरकार ने चूंकि मना कर दिया है, इस वजह से 10,000 करोड़ का घाटा राज्य सरकार को होगा, यानी 10,000 करोड़ के अतिरिक्त भार हमारे प्रदेश के लोगों पर आएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, पिछले साल भी बड़े पैमाने पर समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान सड़ करके खराब हो चुका। जो अनाज गरीबों के काम आता, गरीबों के पेट में जाता, भूख शांत होता, आज इस सरकार की लापरवाही के कारण लाखों टन जो अनाज है वो सड़ गया। इस साल भी लगभग सड़ने के कगार में है। आज उन्होंने ये तय किया है कि लगभग 35 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की नीलामी करने जा रहे हैं। पहले ही सेटिंग हो रहा है नीलामीकर्ताओं से, ताकि वो लोग और ज्यादा से ज्यादा कम रेट में खरीदे और औने पौने दाम में जो नीलामी करता है उनको ये धान को बेच देवे। ये पूरी साजिश है।
देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 3100 रुपया क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। और आइए देखते हैं कि किसानों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। छत्तीसगढ़ के किसान क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं जल्दी से। है कि जिस प्रकार से धान के कांटों में वजन करते समय तोल में गड़बड़ियां की जा रही थी, क्या ये वही बचा हुआ धान तो नहीं है जो किसान का हक था, उसी को नीलाम करने की तैयारी में तो सरकार नहीं है। इस प्रकार की किसी भी जो इनकी योजनाएं हैं इनको किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ 3100 रुपये में धान खरीदा गया था और काफ़ी नुकसान उठा करके नीलामी किया जा रहा है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ को 7000 करोड़ का लगभग नुकसान तय है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे, धान को लेकर संग्राम, 35 लाख मीट्रिक टन धान होगी नीलाम। केंद्र सरकार ने पूरा धान नहीं खरीदा, छत्तीसगढ़ को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। कोई 7,000 करोड़ बता रहा है, कोई 10,000 करोड़। पंजाब से पूरा धान ले रही केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ से क्यों हो रहा सौतेला व्यवहार? डबल इंजन सरकार से क्या फायदा? एक्स्ट्रा धान खरीदी के लिए पंजाब को हां, छत्तीसगढ़ को ना। 3 खास मेहमान जुड़ गए मेरे साथ आज। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रवीण साहू साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया। तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। अब धनंजय ठाकुर साहब, देखिए, आप लोग आरोप लगाते थे कि केंद्र आपके साथ सौतेला व्यवहार करता है, तो बीजेपी के साथ भी तो वही कर रहा है, तो आपके वो आरोप तो गलत साबित हो गए। वो तकनीकी दिक्कत होगी, वो खरीदी को लेकर के आर्थिक कोई बाध्यता होगी या कोई दूसरी वजह होगी, ये बात तो अब नलीफाई हो जाती है कि कांग्रेस थी इसलिए वहां पर एक्स्ट्रा धान नहीं खरीदा जाता था, या कोई और थ्योरी है सर? देखिए बिलास जी, हमारे आरोप सत्य हो गए कि केंद्र की मोदी सरकार जो है प्रदेश के किसानों के साथ हमेशा अन्याय करते रही है और आज भी कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तब भी मैं कहूँगा यहाँ पे जो धान से बने चावल जो अतिरिक्त उसको नहीं खरीदे, मतलब प्रदेश के साथ अन्याय, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ। और आज ही नहीं, मैं तो उस सरकार में जब जाता हूँ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और भाजपा ने घोषणा किया था कि वो धान का बोनस देंगे, लेकिन उसी दौरान मोदी सरकार पत्र लिखकर राज्य सरकार को कहती है कि अगर आप धान के समर्थन मूल्य से अतिरिक्त कोई भी राशि देंगे तो आपको आपके राज्य से चावल नहीं खरीदा जाएगा। उसके बाद हमारी सरकार बनती है, क्योंकि हमने 2500 धान कीमत देने का वादा किया था। और ठीक इसके थोड़ा सा और समय चाहूँगा, हमारे सरकार बनने के पहले जब चुनाव आता है तब यही मोदी सरकार रमन सरकार को अनुमति दे देती है कि आप बोनस देते हैं, तब उधर 2 साल का बोनस भी कटौती करके दिया गया, अनुमति थी। हमारी सरकार बनी, हमने 2500 धान की पहली बार दिया। बिलास जी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वादानुसार एक मुश्त भुगतान 2500 का हमने किया। जब दूसरी बार जब हम धान खरीदी की ओर गए, चूंकि चावल केंद्र ही लेता है, तब हमें कहा जाता है कि अगर आप धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा देंगे तो आपके यहाँ से चावल नहीं लेंगे। तब मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी ने न्याय योजना की शुरुआत की। सबको धनंजय जी पता है, मेरी चिंता अभी को लेकर है, आप फिर नई योजना लेकर के आना पड़ा, वैकल्पिक आपको इंतजाम करने पड़े। मैं इसलिए बात को जी मैं सुनिए ना, मैं इसलिए इसमें इस बात को इसलिए करना चाहता हूं ताकि बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि आपके साथ धोखा नहीं हो रहा था। हाँ। और जब हम भी जब धान खरीदी किए तो एक वर्ष ऐसा आया कि हमसे कहा गया कि हम मोटा चावल नहीं लेंगे। हमने चूंकि धान खरीदा, प्रदेश किसानों ने धान बोया, उसके बाद जब हम धान की नीलामी किए, इन नीलामी के माध्यम से किए, तो ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और विष्णु साय जी तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हम पर उंगली उठा रहे थे, हम पर सवाल कर रहे थे कि धान को नीलामी बेच रहे हो। आज इनको जवाब देना चाहिए।
आपने चुनाव में वादा किया था जवाब ले डबल इंजन लेते हैं। सरकार बनने पर कोई कमी नहीं होगी। जवाब ऐसा ले क्यों लेते हो हैं। गया कि 35 लाख मीट्रिक टन धान के चावल नहीं ले रहे हैं? ठीक है, चलिए प्रवीण साहू जी, ये आरोप जो आप उन पर लगाते थे वो रिटर्न हो जाएंगे और वो भी इतने जल्दी हो जाएंगे? दूसरे साल की शुरुआत में ये हमने नहीं सोचा था। ये नीलामी करनी पड़ रही है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर क्यों सरकार छत्तीसगढ़ की लाचार है कि औने पौने दाम पर बेचने की शुरुआत हो रही है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पहली बार तो भाजपा की सरकार यानी प्रतिबद्धता की सरकार, जो हमने किसानों से वादा किया था, प्रत्येक वादे को हमने जो है प्रतिबद्धता पूर्वक अक्षरशः पालन किया। हमने कहा था कि किसानों को हम दाना दाना धान खरीदेंगे, हमने खरीदारी कर ली। हमने कहा था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की हम खरीदारी दर से राशि देंगे, हमने दे दिया। प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदारी होगी, वो भी हो गई। ये बताइए, इस निर्णय से एक किसान को बता दीजिए जिसको नुकसान हो। आज कहीं ना कहीं किसी को आपत्ति है तो केवल कांग्रेस पार्टी को आपत्ति, क्योंकि एक और किनको राजनीति करनी है। देखिए, और देखिए इनके देखिए आदरणीय अभिलाष जी सुनिए, अभिलाष जी सुन लीजिए, मुझे पूरा अवसर दीजिए। देखिए, वर्तमान में इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगभग 149 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदारी इस राज्य में हुआ। और देखिए, एफसीआई और कहीं ना कहीं नान के माध्यम से जो उपार्जन वहां पर कंजम्पशन होना था वो लगभग 114 लाख मीट्रिक टन था। उसके बाद देखिए, लगभग 35 लाख के जो मीट्रिक जो टन है उसके हमने कहीं ना कहीं नीलामी के लिए पारदर्शी व्यवस्था की है। देखिए, इनके कार्यकाल में तो कहीं ना कहीं व्यवस्था केवल चरमराई हुई थी। हमने बाकायदा टेंडर फ्लोट किया है, सबसे अधिक दाम पर जो भी बिड करेगा उसको हम धान की बिकवाली कर देंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए, अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं, जब इनकी सत्ता जब जब गई थी, तब इनके कार्यकाल में 122 लाख के आसपास मीट्रिक टन की धान की खरीदारी हुई थी। भाई, अगर उसी डाटा को अगर मैं वर्तमान में भी कर ले लूं, तो अगर एफसीआई और नान के कंजम्पशन लगभग 114 लाख मीट्रिक टन है, तो ये बताइए 1.5 साल पहले बताइए आपने क्या व्यवस्था किया था? आज तो हम कहीं ना कहीं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से धान की कहीं ना कहीं हम बिक्री कर रहे हैं। आपके वर्तमान के 1.5 साल पहले की अगर बात करूं तो आपने क्या किया? उस धान को आपने सड़ाकर कहीं ना कहीं शराब व्यवसाय को आपने औने पौने दाम पर ब्लैक में बेच दिया। हमारी सरकार तो प्रतिबद्धता पूर्वक पारदर्शी तरीके से कम राशि को प्राप्त कर रही है। प्रवीण जी, 2 सवाल लेता हूं मैं आपसे। पहला सवाल तो ये आपने कहा किसानों को किसी को एक फर्क पड़ रहा है क्या? सर, ये जो 10,000 करोड़ का घाटा राज्य सरकार को हो रहा है, ये बीजेपी के पार्टी फंड से तो पैसा आएगा नहीं, ये तो जनता के टैक्स से पैसा जो आ रहा है। तो हम जो उम्मीद कर रहे थे कि आप पंजाब सरकार से एक्स्ट्रा धान जो है, जो तय सीमा थी उसका जो एक्स्ट्रा धान है वो आप खरीद रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार से कह रहे हैं कि आप थोड़े कम दाम में 7-8 हज़ार करोड़ या जो भी होता है 4,000-5,000 करोड़, वो फैक्ट अभी पता नहीं लोगों को कितने में बिकेगा, कितना घाटा होगा। पर ये हमारे ऊपर बोझ क्यों सर, छत्तीसगढ़ के ऊपर? अगर मैं आर्थिक तौर पर देखूं तो छत्तीसगढ़ का किसान पंजाब के किसान से आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है, किसानों की प्रति व्यक्ति आय भी कमजोर है, कम है। तो अगर ऐसा भी करती सरकार, केवल ईमानदारी से तय कर लेती कि इतना ही पैसा है, तो वो राहत, उस राहत पर पहला हक छत्तीसगढ़ के किसानों का था। और मैं नैतिकता की बात करूं तो डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो भी छत्तीसगढ़ के किसानों को वो राहत मिलनी थी जो पंजाब के किसानों को मिल रही। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां ना मिले, मैं ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव क्यों सर? पंजाब के किसानों का एक्स्ट्रा धान आप खरीद सकते हैं, पंजाब सरकार को बोल दीजिए वो नीलाम कर दे, सबके लिए नियम एक बना दीजिए। छत्तीसगढ़ के किसानों ने कौन सी खता की है जो उसको ये सजा मिल रही है? देखिए, इस प्रदेश का किसान कहीं ना कहीं इस राज्य का आधार है, तो किसी ने कोई खता नहीं की। हम तो निश्चित रूप से इन्हीं किसानों को हम धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से जो हम अन्न खाते हैं वो उन्हीं के देन है। तो सबसे पहले तो बार बार उनको नमन करूंगा। और रही बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में काम करती है। भाई, यही कांग्रेस पार्टी थी जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि हम अपने कार्यकाल में 2 साल का बकाया बोनस देंगे। भाई, इन्होंने दिया क्या? हमने जैसे ही सत्ता प्राप्त की, हमने मेरा सवाल, वो आपने बोल दिया कांग्रेस, 3716 करोड़ रुपए। पंजाब से क्यों, पंजाब से केंद्र सरकार क्यों खरीद रही है? मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, धर्म आ रहा हूँ, अरे भाई आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। 25 दिसंबर 2023 को हमने 3716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिया। रही बात, देखिए, आप पंजाब से तुलना कर रहे हैं। देखिए, पंजाब का अगर मुख्य अगर फसल की बात करें तो वहां पर जो है गेहूं विशेष रूप से ज्यादा की उपार्जन ज्यादा होती है धान के तुलना में। तो निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करें, हमारा राज्य में धान की जो पैदावार है और खरीदार पंजाब की तुलना में काफी अधिक है। तो निश्चित रूप से वहां से तुलना करना कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली या सही नहीं होगा। लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में बात करूं, देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि देखिए, बार बार कह रहा हूं कि देखिए, हमारी सरकार पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जो राशि
राशि आएगी उसका सदुपयोग जनता के हित में करेगी। लेकिन मैं फिर से छोटा सा प्रश्न यही पूछ रहा हूं कि 1.5 साल पहले लगभग 125 लाख मीट्रिक टन के जो धान की खरीदारी हुई थी उसमें जो अतिशेष हुआ था उस धान का आपने क्या किया था? और देखिए अभिलाष जी, महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। अभिलाष जी 30 सेकंड दीजिएगा। आदरणीय अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे, इन्होंने स्वयं विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया था कि भाई खाद्य विभाग के आंकड़े के हिसाब से केवल एक सीजन में 69,000 मीट्रिक टन चावल गायब हो चुका था। तो एक सीजन की बात है, तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं घोटाला होता था। हमारी सरकार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तिवारी जी आपके पास आता हूं। तिवारी जी, ये स्वाभाविक सवाल उठ रहा है कि पंजाब को हाँ और छत्तीसगढ़ को ना, तो ये देखिए बड़ी दिक्कत है। और हमने तो ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस के ज़माने में केंद्र मना कर देता था, फिर वो कहता था उतना चावल नहीं लेंगे तो ये चावल नहीं लेंगे। वो हमको लगता था कि शायद कांग्रेस गवर्नमेंट होगी इसलिए दिक्कत होगी, और वादे तो यही थे ना कि डबल इंजन की सरकार होगी तो केंद्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर किसानों ने मेहनत ज़्यादा कर ली, धान ज़्यादा पैदा कर लिया, तो केंद्र को क्या खरीद नहीं लेना चाहिए? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए जिसकी आर्थिक व्यवस्था को तो खुद छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि कांग्रेस ने बिल्कुल डुबो दी है, तो मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में मानती है कि आर्थिक प्रबंधन की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में 5, 7, 10 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त भार केंद्र डाल रहा है, जबकि केंद्र का काम तो होना चाहिए कि जो बच्चा कमज़ोर है उसे ज़्यादा मदद मिले। या पंजाब से हम नहीं कर रहे हैं, जो सक्षम है पूरी तरह से हर लिहाज से, वहाँ का किसान भी वहाँ की सरकार भी। छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार मेरा सीधा आरोप है। मैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में सोचता हूँ सर, वहाँ पर जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उनके बारे में सोचता हूँ। ये 10,000 करोड़ जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पब्लिक से ही लिया जाएगा ना बाद में इसका घाटा पूर्ति करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार क्यों कर रही है सर? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का अभाव माना जाएगा इसको एक लाइन में जी। केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, तो अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय होता तो ये दिक्कत नहीं आती, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है, जो एक कड़वी बात है कि चुनाव जीतने के लिए उस समय प्रति क्विंटल हम इतना ज़्यादा खरीदेंगे, भाजपा इतना खरीद रही है, कांग्रेस इतना खरीद रही है, मैं ज़्यादा खरीद लूँगा। ये जो प्रति क्विंटल धान जो उत्पादन है, उत्पादन से ज़्यादा खरीद रहे हैं, प्रति क्विंटल किसानों से उतना धान का उत्पादन नहीं है जितना खरीद रहे हैं। उससे क्या हो गया कि जो दलाल हैं वो खातों में अतिरिक्त रूप से धान बेचकर फायदा कमा रहे हैं। दलाल एक, सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है खरीदी कारण, 2, तीसरा धान की खरीदी ज़्यादा हो गई, जो बाजार में धान बिकता था वो बाजार में जाना बंद हो गया। पूरा धान अब सोसाइटियों में, सहकारी समितियों में और सरकार के पास जा रही है। अब उससे क्या हुआ कि जो आंकड़े थे धान खरीदी के आंकड़े काफी बढ़ गए, तो ऐसे में धान का जो उपार्जन करने का केंद्र सरकार ने जो कोटा तय किया था वो कोटे से धान ज्यादा खरीदा गया। अब ये धान को कहाँ रखेंगे? देखिए, ये कोई भी सरकार जो सरकार है, चाहे भूपेश की सरकार हो चाहे इस सरकार हो, हर सरकार में जो धान खरीदी हुई, तो धान अगर ज़्यादा खरीदी हुई है तो ऐसे में सुखद के नाम पर या अन्य अन्य कारणों से धान बचा है, वो धान की नीलामी हुई है, उसका नुकसान हुआ है। नुकसान पहली बार नहीं हुआ है, नुकसान पहले भी होता रहा है मगर कम था। ठीक। अब नुकसान असहनीय हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है नुकसान। ठीक। अब इसका विकल्प क्या हो सकता है, ये विचार करने का समय राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है, यहाँ के राजनीतिक दलों को है, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक सेहत है वो ज्यादा खराब हो रही है। इसी में पूरा पैसा जा रहा है, दलाल फायदा ले रहे हैं, किसान जिसका उत्पादन जितना नहीं है उससे वो ज्यादा बेचकर वो फायदे में ले रहे हैं। तो सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। पहले चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे कर दिए गए, उस वादों का असर अब दिखने लगा है। जैसे महाराष्ट्र में कल ही जो महतारी वंदन का पैसा कम देने की घोषणा कर दी गई, वैसे ही इस सरकार को भी
ये घोषणा करना चाहिए बड़े कड़े मन से, कड़े राजनीतिक फैसला ठीक है लेते सर। हुए कि धान खरीदी ज्यादा करने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है। जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा जो खरीद रहे हैं वो बंद ठीक है होना सर, चाहिए, ठीक है। समीक्षा होनी चाहिए। आर्थिक हालत नहीं तो दिनों दिन ठीक। खराब होगी, विकास के काम पूरे ठप हो जाएंगे। ठीक है सर। ये गंभीर चिंतन का विषय है। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस धनंजय ठाकुर साहब आपके पास। धनंजय जी देखिए, प्रवीण जी बहुत जायज सवाल उठा रहे हैं कि वो कम से कम नीलाम तो कर रहे हैं ताकि पैसा जेब में आए तो सरकार के खाते में आए। आप लोगों ने तो उस धान का वो बार बार पता पूछ रहे हैं कि हुआ क्या, वो गायब कहाँ हो गया, वो धान गया कहाँ जो एक्स्ट्रा बच गया था, उसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कम से कम हम पारदर्शिता के साथ जो भी व्यवस्था है उसको चला तो रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, अपनी नाकामी पर पर्दा करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर उंगली उठा के आप बच नहीं सकते। इन्होंने पूछा ना, मैं तो स्वीकार किया कि हमारी सरकार के दौरान भी हमने मोटा धान खरीदा और उसको हमको नीलामी करना पड़ा था। तभी विष्णु साय जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सवाल उठाते थे, मैं जवाब दे दिया उसका। अब प्रवीण भाई की मजबूरी है, क्या जवाब दे, ना पंजाब पर बोल पा रहे हैं ना केंद्र सरकार पर बोल पा रहे हैं। आपको मैं एकदम सीरियसली बताना चाहूंगा अभिलाष जी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है कि इतनी धान उत्पादन हो रही है, अगर धान नहीं खरीदेंगे तो किसानों को नुकसान है। धान आप खरीद लेते हैं, केंद्र सरकार चावल नहीं लेता तो राज्य को नुकसान होना है 10,000 करोड़ रुपए का। इसी के समस्या का निराकरण भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ था। हमने जो न्याय योजना की शुरुआत किया था उसमें हमने धान के अतिरिक्त अन्य फसल लगाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सब्सिडी हमने देना शुरू किया था। हमने कहा कि गन्ना लगाइए, मक्का लगाइए, आप जो है वहां पे फलदार वृक्ष लगाइए, सब्जी लगाइए। वो सारी योजना तो बंद कर दिया। स्वाभाविक बात है, धान फायदेमंद किसानों के लिए है तो धान तो किसान पैदा करेगा। सरकार ने वादा किया आपको खरीदना पड़ेगा, पर उस वादे का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी तो यहीं पर आए थे, घोषणा किए थे 3100 रुपए में धान की खरीदी होगी 21 क्विंटल, कोई कमी नहीं होगा। अब किस बात की कमी आ गई भाई? और आप कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस को पीड़ा हो रही, क्यों पीड़ा नहीं होगा भाई? कांग्रेस पार्टियां प्रदेश के नागरिक हैं, आपके लिए 10,000 करोड़ रुपए छोटी रकम हो सकती है क्योंकि आप 10,000 करोड़ रुपए इसी प्रदेश की जनता से वसूलने जा रहे हो और अभी आपको 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक बात है, आप 4 साल और धान खरीदो करोगे, हर साल ये नौबत आएगी तो हर साल आपको नुकसान होगा। मतलब प्रदेश को अभी से मान चलो 60,000 करोड़ का नुकसान जा रहा है और अगली बार आप धान खरीदी में आनाकानी करेंगे। तो यहाँ पे एक नैतिकता की बात है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप उनसे आग्रह करिए अग्रिम में धान चावल खरीद ले, वो अग्रिम में चावल खरीद लेना भाई। चावल के जो उनका डिस्प्यूट वो है वो निर्यात उनको शुरू कर देना चाहिए। तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा के नाकामी कब तक बचाएंगे अपना? चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। प्रवीण साहू जी देखिए, जो डेटा मेरे पास है, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो, अगर आपको लगता है कि गलत है तो बताइएगा, कि जो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार केंद्र देती है, जो कि राज्य छत्तीसगढ़ को भी देती है, दूसरे राज्यों को, महज पंजाब और हरियाणा 2 राज्य मिलाकर इस पूरे अमाउंट का 35 से 38% पैसा ले लेते हैं। मतलब वहां के किसानों को ये सब्सिडी कह लीजिए या राहत कह लीजिए या रेट्स कह लीजिए, अच्छे रेट्स जो हैं वो मिलते हैं एमएसपी के। तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा कौन सा ऑब्लिगेशन है केंद्र के सामने कि जब वो इतना ज्यादा फंड वहां एलोकेट कर रही है एमएसपी का, जो कि देश के बाकी किसानों को भी मिलना चाहिए ऑलरेडी, और उसमें भी वो ये इजाजत भी दे देती कि अतिरिक्त धान भी हम आपसे खरीद लेंगे। और छत्तीसगढ़ में अगर धान ज्यादा हो गया और यहां पर बीजेपी की सरकार है, आपके कमिटमेंट डबल हो जाते हैं, जिम्मेदारी डबल हो जाती है, आपके वादों को पूरा करने की गति डबल होनी चाहिए, वहां पर वो केंद्र जो है राज्य को या राज्य सरकार को उस स्थिति में छोड़ देता है जहां पर कांग्रेस को छोड़ा था। ये चीज मुझे जरा समझाइए सर, इसके पीछे का लॉजिक मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि स्थिति अलग है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि पंजाब बहुत फार बेटर है पंजाब का किसान छत्तीसगढ़ के किसानों से। पंजाब की आर्थिक सेहत छत्तीसगढ़ की आर्थिक सेहत से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सब्सिडी का सबसे ज्यादा पैसा वहां खर्च होता है। अतिरिक्त कोई व्यवस्था बनती है कि हमको ज्यादा धान खरीदनी तो उनसे खरीदी जाती है। ये छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप अगर स्पष्ट शब्दों में समझा पाएं तो। देखिए, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो पंजाब और कहीं ना कहीं हरियाणा के जो हमारे किसान भाई निश्चित रूप से उन्नत खेती का उपयोग करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं बाकी राज्यों की तुलना में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां के किसानों के कहीं ना कहीं आय बाकी राज्यों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक है। रही बात देखिए, आदरणीय धनंजय जी ने कहा कि भैया देखिए इनके कार्यकाल में एक बात देखिए, इन्हीं का प्रमुख स्लोगन था नरवा गुरवा घुरवा, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। देखिए तो क्या हुआ उसका संगवारी? देश की जनता ने तो कहीं ना कहीं आपको सत्ता से बाहर फेंक कर दिखा दिया कि आपने चाहे नरवा हो, चाहे गुरवा हो, चाहे घुरवा हो और बाड़ी किसी के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए
बार बार ये कह रहा हूं, देखिए हमने किसानों के लिए जो वादे किए थे उसको हम प्रतिबद्धता पूर्वक पूरे कर रहे हैं। रही बात, देखिए ये जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जब विष्णुदेव साय जी थे तब वो प्रश्न पूछ रहे थे। आदरणीय अभिलाष जी, वित्त डेटा में बात करता हूं। देखिए आदरणीय विष्णुदेव जी के बाद हमारे अगर वर्तमान डिप्टी से हम बात करें तो आदरणीय अरुण साहू जी अध्यक्ष बने, उनका डेट था 9 अगस्त 2022 को। तो जो कार्यकाल की बात कर रहे हैं, देखिए अगर मैं बात करूं इन्हीं के कार्यकाल की, तो ये विष्णुदेव जी तो लगभग 8 अगस्त, सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं मैं वही बता रहा हूं। देखिए मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं। देखिए 22 में देखिए इनकी सत्ता थी, तो 22 में लगभग 120 लाख मैट्रिक टन था, तब विष्णुदेव जी ने प्रश्न उठाया था। तब के कार्यकाल में क्या हुआ था पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं। देखिए मैंने डेट क्लियर कर दिया, बताइए तब आपने क्या कर दिया? नहीं मैंने, चलिए आपने डेट स्वीकार कर लिया, गलती स्वीकार कर लिया, मैं बस छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, वही पूछ रहा हूं। अरे प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके कार्यकाल में क्या? हम तो नीलामी कर रहे हैं ना, हम तो नीलामी कर रहे हैं। धनंजय जी बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं, देखिए विष्णुदेव जी के बार बार जब प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव जी थी तब वो 2022 का कार्यकाल था। और देखिए हमारे यहाँ प्रदेश में जनवरी माह में, यानी जनवरी 2022 की बात करें, तब विष्णुदेव जी ने प्रश्न उठाया था। देखिए जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 23 तक सत्ता तो इनकी थी। बताइए अतीश शेष का आपने क्या किया था? अरे मैंने पूछा ना, बताइए। अरे भैया बताइए कितने राशि का उपयोग है? अरे बताइए। अरे भैया हम तो पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं। अरे आपने क्या किया बताइए मुझे। अरे बताइए आपने क्या किया? मैं वो नहीं जाना चाह रहा। चलिए मैं रामावतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ फटाफट। रामावतार तिवारी जी ना, ठीक है रामावतार तिवारी जी, अब जो अगली चिंता है, चलिए केंद्र सरकार ने, ठीक है रामावतार तिवारी जी, प्रवीण जी, धनंजय जी प्लीज, प्रवीण जी, धनंजय जी प्लीज, प्रवीण जी, धनंजय जी, ना प्लीज 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 सर प्लीज, प्रवीण जी, धनंजय जी एक मिनट दीजिए सर। मैं रामावतार तिवारी जी के पास आता हूं, क्योंकि अब राज्य सरकार ने मन बना लिया और सीएम साहब ने खुद ने ऐलान कर दिया कि भाई हमको उस धान का कुछ तो करना होगा निस्तारण, तो हम नीलामी की व्यवस्था बना रहे हैं। तो मुझे बताइए नीलामी की ये व्यवस्था जो है, इसमें रेट्स क्या मिल पाएंगे? और ये आरोप जो लग रहे हैं कि जानबूझ करके पहले सड़ा दिया जाता है ताकि उसके औने पौने दामों में बेच दिया जाए, और धनंजय जी ने तो बात ही यहीं से शुरू की थी कि पहले ही सेटिंग हो चुकी है कि कितने रेट में किसे खरीदना है। ये सिर्फ एक आई वॉश है, आंखों का धोखा होगा, और बहुत ही खराब दामों में जो गेहूं है वो व्यापारियों को सौंप दिया जाएगा नीलामी के तौर पर। इस बात में कितना दम है सर? बात सही है कि इसके पहले भी ये शराब वाले ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो शराब के बहुत सारे कारखाने हैं, डिस्टिलरियां हैं, शराब वाले लेते हैं और इसका उपयोग करते हैं। वो औने पौने दाम पर लेते हैं, ऊपर का पैसा बड़े लोगों को पहुंचाकर एक सिंडिकेट बनाकर ये खरीदते हैं कम रेट में। और ये तो एक है बड़ा भ्रष्टाचार का वो जरिया है, ऊपरी कमाई का ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूं कि जो किसान यहाँ पर सबसे बड़ा मतदाता है, किसान यहाँ पर निर्णायक भूमिका, किसान को कोई नाराज नहीं करना चाहता। ऐसे स्थिति में जो धान की जो खरीदी हो रही है और जो आंकड़े की उपलब्धि बता रही हैं राजनीतिक दल, उससे प्रदेश की सेहत जबरदस्त खराब होगी। आगामी वर्ष तो और जो है विकास के काम ठप माने जाएंगे। तो इसका जो व्यवहारिक हल निकालना पड़ेगा जी, व्यवहारिक हल निकालेंगे राजनीतिक दल के लोग, तब मानेंगे, तभी ठीक रहेगा। अन्यथा सत्ता प्राप्ति के लिए भाजपा ने किसी भी तरीके से, पहले तो बोनस तक देना नहीं चाहते थे, अब 21 क्विंटल दे देंगे, एक मुश्त दे देंगे, वो सारे चीजें वादे जिससे सत्ता प्राप्ति हो सकती है वो मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे तो केंद्र सरकार ने पहली बार खरीद ली, केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार अगर मदद नहीं की, इसी तरह हाथ उठाती रही, तो सरकार का जो कर्ज है वो कई गुना बढ़ जाएगा और जो है एक गंभीर समस्या प्रदेश में नवगठित जो तेजी से विकास करता हुआ राज्य है, जिसकी अपार संभावना है, वो बड़े कर्ज में फंस जाएगी, बड़े भ्रष्टाचार में फंसेगी। इसके लिए दोनों राजनीतिक दलों को सही बात करनी चाहिए। अभी सही बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है सर, किसानों को नाराज कोई नहीं कर सकता। वास्तविक स्थिति धरातल में दूसरी है, उसके लिए नीति बना के काम कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस दिशा में काम करना पड़ेगा
कि धान ठीक सर। को लेकर बिचौलियों जो फायदे सर। में है, सरकार को घाटा हो रहा है, सरकार को वास्तविक किसान है, वास्तविक किसानों को सही जो उत्पादन हो रहा है वही ले, उसके लिए फार्मूला तय करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ठीक है सर। तब ये हल होगा। ठीक है सर। अन्यथा जो है केंद्र सरकार कितना पैसा दे देगी, कितने साल से दे देगी, तो ये एक, और आज देश में सर्वाधिक दर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, सर्वाधिक किसान को खरीद रहे हैं, ये उपलब्धि है। ठीक है। मगर इस उपलब्धि के कारण जो है राज्य का जो आर्थिक सेहत खराब हो रहा है उसको भी ध्यान कौन देना हल चाहिए। करेगा, ठीक है उसके सर। फार्मूला तय करेंगे तभी होगा, अन्यथा राजनीतिक भ्रष्टाचार भी होगा, ठीक है तरह सर, तरह ठीक है के सर। कमजोरियां ठीक है हैं, सर, ठीक। उस कमजोरी के खिलाफ कौन जाएगा। ठीक है सर, बड़ा सवाल आपने उठा दिया है कि केवल दिखाना या जो वादा पूरा करना है उस चक्कर में कहीं अपनी आर्थिक सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा धान की पैदावार होती है, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा आर्थिक तौर पर सक्षम वो राज्य है, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा आर्थिक तौर पर सक्षम वहाँ के किसान हैं, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर कोई रियायत मिल रही है, कहीं उसके पीछे की वजह बार बार होने वाले किसान आंदोलन तो नहीं? क्या राज्य सरकार उस दबाव में, केंद्र सरकार उस दबाव में वहाँ के किसानों को शांत रखना चाहती है? और कहीं छत्तीसगढ़ के किसानों की शांति प्रिय उनका होना ये तो उनके खिलाफ नहीं जा रहा है, या फिर कोई और दिक्कतें हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का भरपूर सहयोग करना चाहिए। एक तरफ वो नक्सल मोर्चे पर लड़कर बस्तर में विकास की धारा बहाने के लिए तत्पर है, लगातार वहां काम हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे किसान भी दिन रात खून पसीना एक करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वो भी तब जब हमारे पास उतने उन्नत कृषि तकनीक नहीं है जितनी दूसरे राज्यों के पास है, यानी हम खून पसीना बहा करके प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि राज्य का वो धान जो है केंद्र को अपने पूल में पूरा का पूरा लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है, राज्य सरकार उसकी भरपाई कर रही है, बोझ ले दे करके छत्तीसगढ़ की जनता पर ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं धनंजय ठाकुर साहब, प्रवीण साहू जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।